हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी लोगों की नीट की तैयारी अच्छी चल रही होगी और वो बच्चे जो बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड्स भी बहुत पास है, उनकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। हम लोग नीट की तैयारी के लिए साइटोलॉजी के वीडियोस बना रहे थे। मेरा पहला वीडियो शायद आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें मैंने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस किया है और प्रोकैरियोटिक सेल की क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। आज अपने इस वीडियो में यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में, और यस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक साइटोलॉजी का प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस किया है। जब हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करते हैं तो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ही प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या डिफरेंस हो सकते हैं एनसीईआरटी के बेसिस पे डिस्कस किया है। जो मोनेरा है 5 किंगडम में, मोनेरा को जो भी बिलोंग करेगा वो प्रोकैरियोट्स में आएगा। इसके अलावा प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया, ये सब यूकैरियोटिक सेल में है। तो प्रोटिस्ट, प्लांटी, एनिमेलिया और फंजाई यूकैरियोटिक सेल हैं। और साथ में सेल के बेसिस पे यूकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता। द यूकैरियोटिक सेल इंक्लूड प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल्स एंड फंजाई, ये सेम पॉइंट है। In eukaryotic cell there is extensive compartmentalization। यूकैरियोटिक सेल में जब सेल का हम स्ट्रक्चर देखते हैं, अभी डायग्राम एनसीईआरटी का देखेंगे, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल है, सेल मेम्ब्रेन से प्रॉपर कवर है, जो सेल ऑर्गेनल है वो भी सेल मेम्ब्रेन से प्रॉपर कवर्ड है। तो एक अंदर भी एक कंपार्टमेंटलाइजेशन है, मतलब अलग अलग कंपार्टमेंट प्रेजेंट हैं जो एक दूसरे से वेल सेपरेटेड है। साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, यस ये प्रॉपर्टी थी यूकैरियोटिक सेल की कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स, और प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं थे। यूकैरियोटिक सेल्स पजेस एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन with a nuclear envelope. In addition, eukaryotic cell have a variety of complex locomotory and cytoskeletal structure, ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है। तो प्रोकैरियोट्स में तो नहीं, यूकैरियोट्स में हम लोग डिटेल में आगे वीडियो में देखेंगे, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं बच्चों जो सेल का शेप मेंटेन करते हैं, जिन्हें साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर कहते हैं। सेल का एंडोस्केलेटन है मान लो आप वो। जेनेटिक मटेरियल बिल्कुल परफेक्टली क्रोमोसोम के फॉर्म में डिफाइंड है यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल में। नेक्स्ट, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स आर नॉट आइडेंटिकल। यस, जो मैंने कहा था अभी कि यूकैरियोट्स में प्लांट्स और एनिमल्स भी आएंगे। अगर आप प्लांट और एनिमल की सेल देखोगे, एनसीईआरटी का वो डायग्राम देखोगे प्लांट और एनिमल सेल का, तो एग्जैक्ट आइडेंटिकल नहीं है, डिफरेंसेस हैं। जैसे प्लांट एंड एनिमल सेल्स आर डिफरेंट एज द फॉर्मर, मतलब प्लांट सेल पजेस क्या, प्लांट सेल के पास क्या है, सेल वॉल, नंबर 2 प्लास्टिड, नंबर 3 लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। तो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, प्लास्टिड, सेल वॉल, ये प्रॉपर्टी है प्लांट सेल की। और एनिमल सेल के पास क्या प्रेजेंट है, सेंट्रियोल। एनिमल सेल्स ऑन द अदर हैंड हैव सेंट्रियोल which are absent in almost all plant cell। ज्यादातर प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट है। सेंट्रियोल प्रॉपर्टी है एनिमल सेल की। नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी का डायग्राम प्लांट सेल और एनिमल सेल का, इस तरफ प्लांट सेल है, उधर एनिमल सेल है। प्लांट सेल के पास प्रेजेंट है सेल वॉल, प्लांट सेल के पास प्रेजेंट है इतना बड़ा सेल वैक्यूल, और इसके अलावा सेल वॉल में देखेंगे हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट है सेल वॉल का, जो हम लोगों का नेक्स्ट वीडियो होगा। और इसके अलावा प्लास्टिड्स प्रेजेंट है प्लांट सेल के पास। एनिमल सेल के पास सेल मेम्ब्रेन और सारे सेल ऑर्गेनल एज इट इज सेम है, और सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है। अगर एनिमल सेल में देखेंगे तो ये सेंट्रियोल प्रेजेंट है। तो इस तरह से प्लांट सेल और एनिमल सेल का ये डायग्राम प्रॉपर आप एनसीईआरटी से भी देख सकते हो, और यहाँ भी मैंने वही सेम डायग्राम लिया है। डायग्राम के बेसिस पे आपसे नेमिंग करवा सकते हैं नीट के एग्जाम में, ABCD करके पूछ सकते हैं कौन सा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, प्लाज्मोडेस्माटा है, या वैक्यूल्स प्रॉपर्टी है इसकी जो स्पेसिफिकली प्रॉपर्टी है प्लांट सेल की। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, प्लास्टिड प्रेजेंट है, यहाँ पे पैरोक्सिसोम प्रेजेंट है, तो ये सब प्लांट सेल की प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट जो मेन है आज के मेरे लेक्चर का, टू नो अबाउट दी सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो,
प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, सेल के चारों तरफ जो सेल मेम्ब्रेन रहती है उसका कंपोजिशन मोर और लेस सिमिलर रहता है, थोड़ा बहुत डिफर करेगा। हम लोग एक स्टैंडर्ड लेकर के चलेंगे जिससे हमें चीज़ें पता चले। सेल मेम्ब्रेन, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कह रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन का डिटेल्ड स्ट्रक्चर तो तभी बच्चों पॉसिबल हुआ जब हमें पता चल गया किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में। दैट वाज 1950s। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जब डिस्कवरी हो गई 1950 में, उसके बाद हम लोगों को प्रॉपर सेल मेम्ब्रेन के बारे में पता चला। सेल मेम्ब्रेन की बहुत सारी थ्योरीज हैं, उसे हमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ फोकस करना है हमें किसकी थ्योरी पे, सिंगर एंड निकोलसन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, इसी के बारे में हम लोग भी देखेंगे। फिलहाल जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई तो जो ज़्यादा डिटेल में पहली बार जिसके सेल मेम्ब्रेन की स्टडी करी गई वो RBCs था, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स। Meanwhile, chemical studies on the cell membrane, especially in human RBCs, enabled the scientists to deduce the possible structure of plasma membrane. क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, किस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी करने के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के बारे में डिड्यूस किया गया, निष्कर्ष निकाला गया। यू विल टेक ऑन RBC. These studies showed that cell membrane is mainly composed of lipid और प्रोटीन। कोई भी सेल मेम्ब्रेन केवल दो ही मैक्रोमोलिक्यूल से बनी होती है, एक है लिपिड और दूसरा है प्रोटीन। लिपिड में बच्चों जो मोस्ट कॉमन लिपिड है वो है फॉस्फोलिपिड। लिपिड में मोस्ट कॉमन कौन सा, फॉस्फोलिपिड। इसके अलावा स्फिंगोमाइलिन, अदर लिपिड्स भी होते हैं लेकिन मेनली फॉस्फोलिपिड। द मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड दैट आर अरेंज्ड इन बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड जो है उसकी दो लेयर प्रेजेंट होती हैं, ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर। तो फॉस्फोलिपिड बाई लेयर मैनर में प्रेजेंट होता है। इस तरह से अगर आप देखोगे, ये फॉस्फोलिपिड की ये लेयर है और फॉस्फोलिपिड की ये नीचे की लेयर है। फॉस्फोलिपिड की डबल लेयर, फर्स्ट लेयर ये और सेकेंड लेयर ये। ऊपर की तरफ ये होता है हेड और नीचे की तरफ होता है ये टेल। तो इस तरह से फॉस्फोलिपिड में हेड वाला पार्ट है, टेल वाला पार्ट है, हेड वाला पार्ट है, टेल वाला पार्ट है। जो हेड पार्ट है वो पार्ट पोलर पार्ट है, वो पार्ट हाइड्रोफिलिक पार्ट है। जो टेल वाला पार्ट है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट है। देखते हैं आगे, NCERT ने भी दे रखा और आगे डायग्राम में भी है। आल्सो द लिपिड्स आर अरेंज्ड विद इन द मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड। जो हेड वाला पार्ट है वो पोलर हेड टूवर्ड्स द आउटर साइड, हेड हमेशा बाहर की तरफ, एंड द हाइड्रोफोबिक टेल टूवर्ड्स द इनर पार्ट। जो टेल वाला पार्ट है, टेल ये हाइड्रोफोबिक है, ये अंदर की तरफ होगा, और जो हेड वाला पार्ट है ये पोलर पार्ट है, हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ये बाहर की तरफ होगा। तो ये पॉइंट हमें समझना जरूरी है लिपिड के बारे में। लिपिड मॉलिक्यूल्स आर एम्फिएटिक और एम्फीपैथिक। लिपिड मॉलिक्यूल को एम्फिएटिक या एम्फीपैथिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास हेड वाला पार्ट हाइड्रोफिलिक है और टेल वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक यानी वाटर हीटिंग, दोनों किसी के पास प्रेजेंट है। दिस शुड बी कॉल्ड एज एम्फिएटिक और एम्फीपैथिक। दिस इंश्योर्स दैट द नॉन पोलर टेल, या एक रीजन ये भी आप देख सकते हो कि पोलर और नॉन पोलर दोनों प्रेजेंट है। पोलर हेड है, नॉन पोलर टेल है, तो पोलर और नॉन पोलर है तो एम्फिएटिक और एम्फीपैथिक। एम्फिएटिक, this ensure that non-polar tail of saturated hydrocarbon, जो टेल है, जो हाइड्रोफोबिक है, जो नॉन पोलर है, वो सैचुरेटेड फैटी एसिड की बनी है, is protected from the aqueous environment. In addition to phospholipid, membrane also contains the cholesterol. तो लिपिड के अलावा, फॉस्फोलिपिड के अलावा सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है। एम्फिएटिक है, एम्फिएटिक है, पोलर एंड है, नॉन पोलर एंड है, और जो नॉन पोलर एंड है वो हमेशा अंदर की तरफ और पोलर हाइड्रोफिलिक वाला हमेशा बाहर की तरफ। नेक्स्ट बच्चों ये है कि
सेल मेम्ब्रेन के बारे में, लिपिड और प्रोटीन दो से मिलकर के बनी होती है। फॉस्फोलिपिड की दो लेयर होती है, एक बाहर की तरफ लेयर है और एक अंदर की तरफ लेयर है। लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन क्लियरली रिवील्ड दैट सेल मेम्ब्रेन आल्सो possess प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। वैसे मेजॉरिटी में तो लिपिड और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के भी मॉलिक्यूल्स होते हैं कुछ। The ratio of protein and lipid varies considerably in different cell type। जो लिवर की सेल है, जो किडनी की सेल है, जो हार्ट की सेल है, हर सेल में लिपिड और प्रोटीन का परसेंटेज वैरी करेगा। जैसे ह्यूमन बीइंग्स में एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी हैज अप्रोक्सीमेटली 52% प्रोटीन एंड 40% लिपिड। आरबीसी में कितने परसेंट प्रोटीन है? 40% लिपिड और 52% प्रोटीन है। तो जो प्रोटीन है वो 52% और लिपिड 40%। अगर हम लोग माइलिन शीथ के बारे में देखेंगे, माइलिन शीथ जो स्वान सेल के वाया फॉर्म करी जाती है, उसमें 80% लिपिड और 20% प्रोटीन है। तो परसेंटेज वेरी करता है, ज़्यादातर यही स्टैंडर्ड रेशो लेके चलना, 52% जो है प्रोटीन और 40% लिपिड। डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन मेम्ब्रेन प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। लिपिड तो हम लोगों ने देख लिया, जो प्रोटीन है वो दो टाइप की है, एक है इंटीग्रल प्रोटीन और एक है पेरिफेरल। तो इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल, नेम से पता चल रहा है बच्चों, जो प्रोटीन अंदर की तरफ होगी वो इंटीग्रल, जो बाहर की तरफ होगा प्रोटीन वो पेरिफेरल। अभी डायग्राम से भी देखेंगे इसे हम लोग। पेरिफेरल प्रोटीन लाई ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन व्हाइल द इंटीग्रल प्रोटीन आर पार्शियली और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन। तो पेरिफेरल प्रोटीन तो बाहर की तरफ, लेकिन जो इंटीग्रल प्रोटीन है वो या तो पार्शियली या कंप्लीटली सेल मेम्ब्रेन में बरीड होगी। और जो इंटीग्रल प्रोटीन है वही बनाती है टनल प्रोटीन या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। टनल प्रोटीन या ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन जो इंटीग्रल प्रोटीन बना रही है, मतलब वो सेल के एक सरफेस से दूसरे सरफेस तक पूरा स्पैन करेगी, इधर भी प्रेजेंट है और अंदर के सरफेस भी प्रेजेंट है इंटीग्रल प्रोटीन, तो टनल प्रोटीन और ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। और जब भी हम लोग सिंगर एंड निकोल्सन का मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल एक्सप्लेन करते हैं, व्हाट वी से, प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड, प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड। जो लिपिड है वो फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी शो करता है और प्रोटीन इसके ऊपर आइस की तरह फ्लोट करता है। ये बातें देखो यहाँ से सिंगर एंड निकोल्सन की थ्योरी से सामने आ रही है, जो मैंने कहा प्रोटीन आइसबर्ग इन द सी ऑफ लिपिड। An improved model of structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson। ईयर याद रखना 1972। मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है जिसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। मोज़ेक की तरह दिखता है, लिपिड फ्लूइड की तरह काम कर रहा है, लिपिड फ्लूइड की तरह काम कर रहा है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट इसके ऊपर मोज़ेक की तरह स्प्रेडेड है, इसलिए इसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड, फ्लूइड तो वो है मैटर में जिसे अगर आप ग्लास में डालो तो बिल्कुल फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी शो कर रहा, ये क्वासी फ्लूइड है। फ्लूइड जितना इसके पास फ्लोइंग कैपेसिटी नहीं है लेकिन फ्लूइड की तरह ही है, तो इसे क्वासी फ्लूइड कहते हैं। तो पार्शियल जो फ्लूइड की तरह प्रॉपर्टी शो करे और पार्शियल सॉलिड की तरह प्रॉपर्टी शो करे, क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड enables lateral movement of protein। तो जब अगर आप देखोगे समंदर में, समंदर यानी समंदर का पानी जो लिपिड की तरह काम कर रहा, उसके ऊपर प्रोटीन जो है वो नाव की तरह है, बोट की तरह है, वो फ्लोट कर रही है। तो मूवमेंट ऑफ प्रोटीन विद इन दी ओवरऑल बाइलेयर, दिस एबिलिटी टू मूव विद इन दी मेम्ब्रेन इज मेजर्ड एज इट्स फ्लूइडिटी। तो पूछा जाए सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी लिपिड के कारण है या प्रोटीन के कारण, यू विल टेक ऑन लिपिड। लिपिड के कारण ये फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी है और प्रोटीन जो है इसके ऊपर मूव कर रहा है,
प्रोटीन इंटीग्रल हो सकता है या पेरिफेरल हो सकता है। एनसीईआरटी का ये डायग्राम देखो, जैसे पेरिफेरल प्रोटीन है, सेल में बाहर की तरफ प्रेजेंट है। इसी प्रोटीन से शुगर के मॉलिक्यूल भी अटैच्ड है, जिन्हें ग्लाइकोप्रोटीन आप कहोगे। इंटीग्रल प्रोटीन देखो पूरा एक एंड से लेकर के दूसरे एंड तक पूरा स्पैंड है। और फास्फोलिपिड में बच्चों, अगर ये फास्फोलिपिड है, ये इस तरह से, ये फास्फोलिपिड है, ये फास्फोलिपिड है, ये फास्फोलिपिड है। इन फास्फोलिपिड के बीच में कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स रहते हैं। फास्फोलिपिड के बीच में कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल रहते हैं जो इसकी फ्लूइडिटी को कम करते हैं। जैसे आप दोनों पैरों से चल रहे हो, आपकी फ्लूइडिटी है, पैर के बीच में अगर कोई चीज फंस जाए तो आपका मूवमेंट जो है वो कम हो जाएगा। उसी तरह से लिपिड के जो टेल वाले पार्ट हैं, टेल वाले पार्ट वो उसके लेग की तरह काम कर रहे हैं, और ये कोलेस्ट्रॉल भाई साहब बीच में जाकर के फंस गए हैं, तो कोलेस्ट्रॉल इसकी फ्लूइडिटी को रिड्यूस करता है। फॉस्फोलिपिड मेनली रिस्पॉन्सिबल है इसकी फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी के लिए। इंटीग्रल प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल हो गया, फास्फोलिपिड बाइलेयर जो हम कह रहे हैं जो मोस्ट एबंडेंट लिपिड है। नेक्स्ट डायग्राम में अगर आप देखोगे तो उसमें मैंने सारी चीजें शो कर दी हैं प्रॉपर मैनर में। फास्फोलिपिड पेरिफेरल प्रोटीन जो बाहर की तरफ है, जो पूरा स्पैन कर रहा है एक साइड से दूसरे साइड तक। इंटीग्रल प्रोटीन है, चैनल की तरह काम करते हैं, कोई मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ क्रॉस कर सकता है, किसी मॉलिक्यूल को यहाँ से यहाँ तक पकड़ करके ट्रांसफर कर सकते हैं, कैरियर की तरह काम कर रहा है, कैरियर प्रोटीन की तरह। ग्लाइकोप्रोटीन है, कोलेस्ट्रॉल मैंने कहा है कि फॉस्फोलिपिड के बीच में प्रेजेंट होते हैं कोलेस्ट्रॉल। तो अगर आप डायग्राम देखोगे फॉस्फोलिपिड का, हाइड्रोफिलिक हेड है और हाइड्रोफोबिक टेल है। जो हाइड्रोफिलिक हेड है वो बना होता फॉस्फेट और ग्लिसरॉल से। हाइड्रोफिलिक हेड बना होता है ग्लिसरॉल और फॉस्फेट से। जो हाइड्रोफोबिक टेल है, जो नॉन पोलर है, जो अंदर की तरफ है, वो फॉर्म्ड होती है सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से। सो अगर नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखें, नेक्स्ट स्लाइड में सेल मेम्ब्रेन के बारे में सिंगर एंड निकोलसन का मॉडल देख चुके हैं, डायग्राम देख चुके हैं कि हाइड्रोफिलिक हेड है, हाइड्रोफोबिक टेल है। नेक्स्ट इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन की इस प्रॉपर्टी के कारण, फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी के कारण कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म होते हैं। ग्रोथ, सेल ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्यूलर जंक्शन, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिवीजन। सेल मेम्ब्रेन की लिपिड के कारण जो फ्लूइडिटी की प्रॉपर्टी है, उसके कारण सेल मेम्ब्रेन कुछ फंक्शंस परफॉर्म करती है। कौन कौन से फंक्शन? सेल की ग्रोथ, फ्लूइडिटी के कारण ही सेल की ग्रोथ होती है। फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्यूलर जंक्शन, एक सेल से दूसरे सेल के बीच में जंक्शन बनता है। सेल सिक्रीशन की प्रॉपर्टी शो करता है। एंडोसाइटोसिस, that you know these are of two type, पाइनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। अगर लिक्विड अंदर जा रहा तो पाइनोसाइटोसिस, सॉलिड मटेरियल अंदर जा रहा तो फैगोसाइटोसिस। सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन की प्रॉपर्टी भी फ्लूइडिटी के कारण ही पॉसिबल है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल। कैरियर प्रोटीन है, टनल प्रोटीन है, सेल मेम्ब्रेन एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रांसपोर्ट करेगा, बाहर से अंदर या अंदर से बाहर। मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब जिसको अगर ये अलाउ करेगी वही पास हो सकता है। सेलेक्टिवली परमिएबल टू सम मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ इट। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है सेलेक्ट करके किसी पर्टिकुलर को बाहर से अंदर या अंदर से बाहर करना। Many molecules can move briefly across the membrane without any requirement of energy and this is called passive transport। सेल के एक साइड से दूसरे साइड में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण चले जाना, जिधर ज्यादा है ज्यादा से कम की तरफ, दिस इज कॉल्ड एज पैसिव ट्रांसपोर्ट। न्यूट्रल सॉल्यूट में मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन along the concentration gradient, that is from higher concentration to lower। सेम वही पॉइंट है, जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है वो सेल मेम्ब्रेन के एक साइड से दूसरे साइड में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण चले जाएंगे, जिधर ज्यादा होंगे ज्यादा से कम की तरफ। वाटर में आल्सो मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन
movement of water by diffusion is called osmosis. Osmosis is a special type of diffusion where water molecule move from their higher concentration to lower concentration via semi permeable membrane. तो ऑस्मोसिस स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है जहां वाटर मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं. पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास थ्रू द नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर. दे रिक्वायर अ कैरियर प्रोटीन ऑफ द मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट देयर ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन. जैसे मैंने कहा कि पोलर मॉलिक्यूल क्रॉस नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो लिपिड है वो नॉन पोलर है. कैरियर प्रोटीन हेल्प करेगा मॉलिक्यूल से को एक तरफ से दूसरी तरफ में लाने पे. तो पोलर मॉलिक्यूल क्रॉस नहीं कर सकते क्योंकि लिपिड क्या है, नॉन पोलर बाइलिपिड लेयर. इसका जो टेल वाला पार्ट है वो नॉन पोलर है, तो कैरियर प्रोटीन इसे बाहर से अंदर या अंदर से बाहर कर देगा. अ फ्यू आयंस और molecules are transported across the membrane against their concentration gradient from lower to the higher concentration. कुछ मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, मतलब अपने आप नहीं जा रहा है, एनर्जी देनी पड़ रही है, अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है. तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल होगा. यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है. एनर्जी कहाँ से आती है, एटीपी इज यूटिलाइज एंड दिस इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट. जैसे सोडियम पोटेशियम पंप. सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जाम्पल है क्योंकि यहाँ पर आयन अगेंस्ट दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करते हैं, एटीपी का एक्सपेंडिचर होता है. तो ये इतनी इंफॉर्मेशन हमें नीट पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बारे में. आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें पसंद आई होंगी बच्चों. अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा. और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर एनसीईआरटी की सीरीज़ आगे चल रही है, तो आगे साइटोलॉजी का अगला वीडियो फिर बनाएंगे. थैंक यू.